Hello everyone. Today we will read about physical properties of ether and the chemical properties of ether. And this is the last topic of this chapter, alcohol, phenol and ether. And इसके साथ आपको इस लेक्चर के साथ आपको अपने साथ सारा एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स एंड इंडेक्स क्वेश्चन आंसर्स आपको सारे कवर कर देने हैं जिससे आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाए. ओके. और इस चैप्टर में डिस्टिंक्शन टेस्ट भी है हमारे पास. 2 डिस्टिंक्शन टेस्ट हैं, वो मैंने लास्ट में आपको मैं शेयर करूंगी. तो अभी हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ईथर्स की. पहला पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो ये है कि पोलैरिटी हमें देखनी है CO बॉन्ड की. तो ईथर में जो CO बॉन्ड है पोलर है बट इसकी पोलैरिटी बहुत ही वीक है. इसका क्या मतलब है? ROR, दिस इज द ईथर मॉलिक्यूल. ओके. एंड देयर आर 2 CO बॉन्ड्स. ओके. एंड C एंड O में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की ज्यादा है. तो इट मीन्स ये O क्या करेगा? C की तरफ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखेगा. तो ROR में 2 CO बॉन्ड हैं और दोनों बॉन्ड पोलर हैं बट कंपैरेटिवली वीक पोलैरिटी है इसकी. अगर मैं कंपेयर करूं, लाइक मैं एल्डिहाइड वाला चैप्टर आपको आगे कराऊंगी, तो अगर मैं एल्डिहाइड से इसकी पोलैरिटी कंपेयर करूं तो ईथर में CO बॉन्ड की पोलैरिटी बहुत ही वीक है. ओके. एंड अगर हम कंपेयर करते हैं इनके मोलर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, तो आपका अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं एंड उसके कम जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ईथर एंड एल्केन्स. एंड अप्रोक्सीमेटली सेम बॉइलिंग पॉइंट है एल्केन के एंड ईथर के. और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई है क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है. और हमें चीज ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सबका मोलर मास कंपैरेबल होना चाहिए. ओके. ये जरूरी है. अगर मोलर मास कंपैरेबल नहीं है तो फिर तो आप बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास से चेक करोगे. जिसका मोलर मास कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा. ओके. ये लाइन हमें पता है जिसके जितना जितना मोलर मास बढ़ता है उतना उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है. तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो इन तीनों कंपाउंड्स का एन पेंटेन, एथॉक्सी इथेन, ब्यूटेनॉल, तीनों का मोलर मास तो इक्वल है, ऑलमोस्ट कंपैरेबल है. ओके. और यहाँ पे लेकिन फर्क क्या है कि एक एल्केन है, एक ईथर है और एक अल्कोहल है. तो सबसे ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो अल्कोहल का होगा और उससे कम ईथर एंड एल्केन के बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट होंगे और अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे. तो ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई नहीं है ईथर का. इसका मतलब हमको यहाँ से ये पता चल गया. नेक्स्ट, जो आपका ऑक्सीजन है ईथर का, ये क्या करता है? इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल. एंड ये आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है. ROR एंड O पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से थोड़ा डेल्टा नेगेटिव चार्ज है. सो it will form hydrogen bond with hydrogen of water molecule, and it will form simultaneously two hydrogen bond with two water molecules. Okay. and इस वजह से थोड़े से ये मिसिबल भी होंगे वाटर में क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे. So these are the physical properties of ether. Now I am starting chemical properties of ether. ओके. तो केमिकल प्रॉपर्टी में नंबर 1 जो प्रॉपर्टी है, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स. यानी हमें RO बॉन्ड को क्लीव करना है ईथर में एंड ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है. तो इसमें आपको एक लाइन याद करनी है कि ईथर सबसे कम रिएक्टिव है फंक्शनल ग्रुप में. जितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे या पढ़े हैं उन सब में ईथर की रिएक्टिविटी लीस्ट है. ओके. और यहाँ पे मैं आपको क्लीवेज दिखा रही हूँ. ROR, ये OR बॉन्ड है, OC बॉन्ड, इसकी रिएक्शन HX के साथ. HX इज द HI, HBr, HCl. HF तो क्या नहीं हो सकता ये, क्योंकि HF तो बॉन्ड ही बहुत स्ट्रांग होता है, तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है. तो दिस इज नॉर्मली ये HI का मॉलिक्यूल है क्योंकि HI की सबसे ज्यादा टूटने की पावर है बिकॉज I का साइज सबसे बड़ा है. तो HI सबसे ज्यादा टूटेगा और HI की रिएक्शन हमें ROR के साथ करनी है. और यहाँ पे हमने HX का जो मॉलिक्यूल्स हमने जो ले रखे हैं, सैंपल जो हमने ले रखा है, एक्सेस में ले रखा है एंड कंडीशन ड्रास्टिक कंडीशन है, मतलब हाई टेम्परेचर ये हमने यहाँ पे मेंटेन कर रखा है. ओके. अब क्या होगा, इस HX मॉलिक्यूल से ये एक तरफ का OR बॉन्ड क्लीव होगा. यहाँ पे इस RO नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव आयन बनेगा, RO नेगेटिव आयन के साथ H जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव, एंड इस R के साथ जुड़ेगा X. ओके. एंड वी विल गेट RX एंड ROH. अब ये जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल मिला, इट फर्दर रिएक्ट विद HX क्योंकि ये भी क्लीव अभी हो सकता है. ये वाला RO बॉन्ड भी क्लीव होगा अभी एक्चुअली में, एंड इट इज आल्सो क्लीव्ड. और R के साथ जुड़ जाएगा वापस X और इस OH के साथ जुड़ जाएगा H और हमें मिल गया वाटर. तो वी गेट 2 alkyl halide molecules and 1 alcohol molecule. Okay. And this is the cleavage of ether और CO bond by HX, especially HI. ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, स्पेशली HI. अच्छा, अब नेक्स्ट है
एक आपके ऐसे ईथर भी होते हैं जिसमें अल्काइल ग्रुप भी होता है, फिनाइल ग्रुप भी होता है। तो जब हम उन वाले ईथर्स की रिएक्शन HX के साथ कराते हैं तो जो बॉन्ड क्लीव होगा वो ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, OR। दिस बॉन्ड कैन नॉट बी क्लीव्ड। जो O फिनाइल के साथ जुड़ा हुआ है वो बॉन्ड क्लीव नहीं हो सकता है बिकॉज वो स्टेबल है, क्योंकि वहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, तो ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा HX के साथ, R के साथ वही है X जाएगा, और इस जो आयन है C6H5O नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन, इसके साथ जाएगा H। तो यहाँ मिल जाएगा हमें फिनॉल प्लस RX। ओके, एंड यहाँ पे अब ये फर्दर फिनॉल रिएक्ट नहीं करेगा HX के साथ बिकॉज फिनॉल का CO बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, so it will not cleave, this bond will not cleave। ओके, तो ये आपकी रिएक्शंस, बस यही मेन रिएक्शंस हैं। और जो आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है HX का, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है HI, क्योंकि HI का जो बॉन्ड होता है वो सबसे इजी होता है तोड़ना, क्योंकि उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम है, साइज सबसे बड़ा है, इस बॉन्ड का साइज मतलब लेंथ सबसे बड़ी है आई का साइज बड़ा होने की वजह से, और सबसे कम रिएक्टिविटी है HCl की, बिकॉज Cl का साइज छोटा होने की वजह से H की जो बॉन्डिंग है Cl के साथ वो स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये मैंने आपको ये चीज बताई। नेक्स्ट है अब हमारे पास ईथर के क्लीवेज के 3 केसेस हैं। तो पहले मैं आपको वो केस बता रही हूँ, फिर मैं उसकी मैकेनिज्म, क्योंकि हमारे कोर्स में है ये वाली मैकेनिज्म। एक हमने ईथर के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म करी है और एक हम क्लीवेज ऑफ ईथर की मैकेनिज्म करेंगे डिटेल में। ओके, अब इसमें आपके 3 केसेस के हैं। एक तो रिएक्शन जो होती है क्लीवेज ऑफ ईथर की विद कंसंट्रेट HI और HBr के साथ होती है, स्पेशली एट हाई टेम्परेचर होती है। ओके, ये आपको सबसे पहले याद रखना है। ड्रास्टिक कंडीशन में एक्सेस होनी चाहिए HI की, कंसंट्रेट HI की। ओके, अब नंबर फर्स्ट कंडीशन हमारी, तो जो रिएक्शन अगर होगी तो जो आपका I नेगेटिव जाएगा वो आपका लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा, ये पक्का है। मतलब ये मैंने ईथर ले रखा है, यहाँ पे ये O है, दिस इज R ग्रुप, दिस इज R डैश ग्रुप। इसमें बहुत ज्यादा मतलब आपको सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड है ये अल्काइल ग्रुप, एंड दिस इज नॉर्मल अल्काइल ग्रुप, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप। तो HI ये क्लीव होएगा, H प्लस अलग होएगा, I नेगेटिव अलग होएगा, एंड I नेगेटिव इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो यहाँ पे I जुड़ जाएगा और इस O के साथ H, तो वी गेट दिस अल्कोहल मॉलिक्यूल एंड वी गेट दिस अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। तो क्लीवेज बस ध्यान कर रखना आपको, ये कभी कभी ये भी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, कि I नेगेटिव इट विल अटैक ऑन लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ओके, सेकंड कंडीशन, और यहाँ पे दोनों के दोनों प्राइमरी ग्रुप थे। सेकंड कंडीशन, अगर एक एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री है, मतलब ये पक्का है कि अगर एक एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री है, ये मैंने शो कर रखा है, तो जो I नेगेटिव आयन अटैक करेगा वो 3 डिग्री कार्बन पे अटैक करेगा एंड हमें 3 डिग्री हैलाइड मिलेगा। बनते टाइम सिचुएशन अलग थी, बनते टाइम में आपको कह रही थी कि हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड नहीं ले सकते हैं, हमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेना है। लेकिन अगर टर्शियरी ग्रुप है ईथर में तो वो टर्शियरी ग्रुप पक्का है कि वो जाएगा आयोडीन के साथ, आयोडाइड आयन के साथ। ओके, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल शो कर रखा है, दिस इज प्राइमरी ग्रुप एथाइल ग्रुप एंड दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, दिस इज 3 डिग्री ग्रुप। तो जब हम इसका क्लीवेज करेंगे तो I नेगेटिव जो आयन है इट विल अटैक ऑन दिस टर्शियरी कार्बन एटम। ओके, एंड वी विल गेट tertiary butyl iodide and methanol। तो दिस इज द सेकंड केस। एंड थर्ड केस, अगर फिर बेंजीन रिंग लगी हुई है कंपाउंड में, है ना, दोनों तरफ भी लगी हो सकती है, एक तरफ भी लगी हो सकती है, तो ये आपको खुद देखना है। यहाँ मैंने दोनों तरफ वाला लिया है कंपाउंड, तो ये आपका ये कंपाउंड है एंड दिस इज CH2 है, ये एक्चुअल में दिस इज CH2 है ना, CH2 एंड ये O एंड दिस इज बेंजीन रिंग। तो अब जब मैं क्लीव करूंगी I नेगेटिव से, तो जो बेंजीन के साथ जो O बॉन्ड है वो कभी भी क्लीव नहीं हो पाएगा बिकॉज यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, दैट्स वाई। और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला CO वाला बॉन्ड, इट में भी क्लीव, ये हो सकता है क्लीव और ये होगा। तो यहाँ से मुझे बॉन्ड को क्लीव करना है, ये I इस कार्बन पे अटैक करेगा और हमें मिलेगा बेंजीन के साथ CH2I, दिस इज बेंजाइल आयोडाइड, दिस इज बेंजाइल ग्रुप, अगर आपको याद है तो, एंड वी गेट फिनॉल। ओके, तो दीज आर द 3 केसेस ऑफ द क्लीवेज ऑफ ईथर बाय HI, स्पेशली HI के साथ दिखा रही हूँ। अब मुझे मैकेनिज्म लेनी है, तो फर्स्ट मैकेनिज्म जो मेन है, जो हमारे कोर्स में है, दिस इज द क्लीवेज ऑफ ईथर बाय HI, और ये फर्स्ट केस है हमारा, एक तरफ CH3 ग्रुप, एक तरफ CH2CH3 ग्रुप, दिस इज लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, मैं आपस में कंपैरिजन कर रही हूँ, फर्स्ट स्टेप। और यहाँ पे मेनली SN2 मैकेनिज्म फॉलो होएगी। ओके, एंड ये HI आपका ब्रेक करेगा एक्चुअली में, मतलब इसका जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का,
ईथर के ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है किसी के साथ भी बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये जाएंगे H के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, यानी H को अपनी तरफ खींचेंगे, यानी H के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो ये H फिर बिना इलेक्ट्रॉन के रह जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन I ले जाएगा, I नेगेटिव आयन बन गया। और यहाँ पे हमें मिल गया प्रोटोनेटेड ईथर, O के ऊपर H जुड़ गया और O का लोन पेयर जाने की वजह से प्लस चार्ज, एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। और ये रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल है, हाई टेम्परेचर पे पक्का होगी, ये पक्का है हाई टेम्परेचर। ओके, अब सेकंड स्टेप, ये आई नेगेटिव जो है ये गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो इट विल अटैक ऑन लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। ये मैंने आपको शो कर दिया कि किस कार्बन पे ये अटैक करेगा, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड पे, और यहाँ हमने दिखा भी रखा है, एंड इट विल अंडरगो SN2 अटैक। तो आई नेगेटिव इट विल अटैक ऑन लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, SN2 अटैक, साइमल्टेनियसली अटैक भी कर रहा होगा अपोजिट साइड से, और एट द सेम टाइम ये वाला बॉन्ड जो CO बॉन्ड है ये टूट रहा होगा, दोनों चीजें इकट्ठे हो रही हैं, ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी जिसमें CH3 का I के साथ बॉन्ड बन भी रहा होगा और O के साथ बॉन्ड टूट भी रहा होगा। ओके, और O के ऊपर प्लस चार्ज तो ऑलरेडी प्रेजेंट था क्योंकि ये प्रोटोनेटेड ईथर था, और इस पे आ गया आपका नेगेटिव चार्ज, इसमें आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है स्टेप थर्ड, हाँ यहाँ पे हमें मिल गया CH3 के साथ I लगा हुआ है ना, CH3 के साथ I लगा हुआ है, एंड CH3 CH2 के साथ लग गया OH ग्रुप, हमें ये अल्कोहल मिल गया। अब थर्ड स्टेप है, ये तब कंटिन्यू होगा जब हम HI एक्सेस में लेंगे एंड हाई टेम्परेचर पे लेंगे। ओके, तो इसमें ये अल्कोहल मॉलिक्यूल पे वापस HI के साथ रिएक्शन, O के पास दो लोन पेयर हैं, इट विल अटैक ऑन H, एंड ये H को अपने साथ जोड़ेगा, O के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, साथ में I नेगेटिव आयन फ्री हो जाएगा। ओके, तो ये I नेगेटिव इट विल अगेन अटैक ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यहीं से हमें प्रोटोनेटेड अल्कोहल मिल गया, तो प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे ये I नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पे, एक ही जगह अटैक करने की है ना, यहाँ पे ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो I तो यहाँ पे जुड़ गया, SN2 अटैक, और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया O की डेफिशिएंसी कंप्लीट हो गई, एंड वी विल गेट वाटर, और यहाँ पे हमें मिल गया CH3 CH2I। तो ये अगर आप देखें, यहाँ पे हमने प्रोटोनेटेड ईथर पे I नेगेटिव का अटैक कराया, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर SN2 अटैक, ये पक्का है ना, तो I का C के साथ बॉन्ड बन रहा है, एट द सेम टाइम ये बॉन्ड टूट रहा है, और इस ट्रांजिशन स्टेट पे नेगेटिव चार्ज रहेगा यहाँ पर, है ना, ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये बन गया CH3I, पूरा बॉन्ड बन गया, और ये वाला पूरा बॉन्ड क्लीव हो गया, वी विल गेट CH3 CH2OH, ये दोनों इलेक्ट्रॉन O ले गया, इसका लोन पेयर वापस मिल गया इसको, प्लस चार्ज खत्म। अब क्या होगा, ये अल्कोहल मॉलिक्यूल वापस रिएक्ट करेगा HI के साथ, और ये वापस H को अपने ऊपर जोड़ लेगा, बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, I नेगेटिव फ्री हो गया। अब I नेगेटिव अटैक करेगा वापस इसी मॉलिक्यूल के ऊपर, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो उससे क्या होगा, कार्बन पे अटैक होगा, I नेगेटिव का बॉन्ड बन जाएगा, और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, वाटर मिल जाएगा। तो दिस इज द केस 1 SN2 अटैक, ये मेन है चीज। अब है केस 2, अगर एक एल्काइल ग्रुप टर्शरी है लाइक दिस, टर्शरी ब्यूटाइल, और एक तरफ मेथाइल है, ओके, और ये प्रोटोनेटेड ईथर बन चुका है, यहाँ मैंने पहला स्टेप नहीं शो किया, ऊपर वाली मैकेनिज्म का मैंने पहला स्टेप नहीं शो किया, यानी ये ऑक्सोनियम आयन बन चुका है, दिस इज प्रोटोनेटेड ईथर। तो अब क्या होगा, ये आपका दिस विल अंडरगो क्लीवेज, ये बॉन्ड अपने आप टूटेगा, ये O प्लस चार्ज वाला जो एटम है ये क्या कर रहा है, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप से अपने आप अपनी बॉन्डिंग ब्रेक कर लेगा, ये किसी भी न्यूक्लियोफाइल की वेट ही नहीं करेगा, है ना, क्योंकि इसको ये पता है कि अगर मैं इसके साथ C के साथ अपना बॉन्ड तोड़ भी लूंगा तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा ना बॉन्ड तोड़ने के बाद वो स्टेबल ही होगा, वो रह जाएगा। ओके, वो स्टेबल बनेगा, मतलब ये बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन इस O ने लिए, प्लस चार्ज खत्म हुआ, तो यहाँ तो मुझे मिल गया CH3OH, और इस C के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, वी विल गेट टर्शरी कार्बोकेटाइन। और इस O को ये पता था कि ये कार्बन के साथ अगर मैं बॉन्ड तोड़ भी लूं तो इसके ऊपर अगर प्लस चार्ज आ भी जाए, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए इस O ने, तो वो तब भी स्टेबल रहेगा क्योंकि वो टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो वो करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल का वेट ही नहीं कर रहा है, तो हमें यहाँ क्या मिल गया, टर्शरी कार्बोकेटाइन, एंड दिस इज द स्लो स्टेप। ओके, एंड दिस इज द SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, नॉर्मली कार्बोकेटाइन बनता है स्लो स्टेप में, फिर क्या होता है, कार्बोकेटाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और इस अटैक की वजह से बस ये जुड़ेगा इस पे I नेगेटिव C प्लस पे, एंड वी विल गेट टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, दिस इज फर्स्ट स्टेप। ओके, और जो पहला इसमें ऑक्सोनियम आयन बनने वाला स्टेप है वो मैंने शो नहीं करा है, वो आप खुद बना कर सकते हो, तो फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रहेगा ऊपर वाली मैकेनिज्म का, स्टेप 1, ये वाला स्टेप 1 है, तो दिस इज द स्टेप 1, इट इज सेम इन सेकंड केस एज वेल,
एंड जो ये स्टेप 2 है वो यहाँ SN2 अटैक हो रहा था, और मैंने आपको यहाँ पे कौन सा अटैक करके दिखाया है, दिस इज SN1 अटैक, जो कि 2 स्टेप में होता है। ओके, तो ये आपको ये वाला मैंने सेकंड केस क्लियर कर दिया। इसमें क्या है, अगर अल्काइल ग्रुप टर्शरी है तो जो हेलाइड बनेगा वो टर्शरी हेलाइड बनेगा। एंड द केस 3, अगर कहीं बेंजीन रिंग प्रेजेंट है लाइक C6H5O CS3, दिस इज द ईथर, दिस इज अल्काइल फिनाइल ईथर। ओके, तो सबसे पहला स्टेप तो सेम है, ऊपर जैसा ही है, O के ऊपर H जुड़ गया H प्लस, एंड वी विल गेट प्रोटोनेटेड ईथर, एंड दिस इज द एनिसोल या एनिसोल ऑक्सोनियम आयन बन गया आपका। एनिसोल क्या होता है, बेंजीन रिंग पे OCS3, तो ये आपका क्या बन गया, दिस इज प्रोटोनेटेड ईथर बन गया ये आपका। और इस पे अब I नेगेटिव अटैक करेगा, और वो इस तरीके से अटैक करेगा, जो बॉन्ड क्लीव हो सकता होगा वहीं तो अटैक करेगा ना, वो ऐसे थोड़ा ना कहीं पर भी चला जाएगा। तो ये I नेगेटिव को पता है कि ये C का O के साथ बॉन्ड थोड़ा वीक है, सो इट कैन क्लीव, तो वो बहुत होशियार है और वो यहीं आके अटैक करेगा, ठीक है ना। और ये जो C6H5 का ओसे बॉन्ड है, उसे पता है इस I नेगेटिव को कि ये बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रखा है भैया, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो तोड़ना ही बहुत मुश्किल है, तो इसलिए बहुत समझदारी के साथ I नेगेटिव ने इस C के ऊपर अटैक करा, और ये बॉन्ड टूटा, इस CS3 के साथ I जुड़ गया, और इस O के साथ H आपका जुड़ा ही रह गया, जो कि पहले जुड़ा था, हमें मिल गया यहाँ पर फिनॉल। ओके, और ये जो फिनॉल बना, इट विल नॉट रिएक्ट फर्दर, क्योंकि फिनॉल में भी ये बॉन्ड बहुत मुश्किल है तोड़ना, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे थर्ड केस, मतलब बेंजीन रिंग के साथ O वाला बॉन्ड नहीं क्लीव हो सकता है, ठीक है। अल्काइल के साथ जो आपका O वाला बॉन्ड है, सिर्फ वही वीक पॉइंट और वही क्लीव हो सकता है, नॉर्मल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अगर आपको पता हो, जैसे फिनॉल का OH ग्रुप था, वो भी आपका क्या था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग प्लस आर इफेक्ट, तो सेम इज द केस हियर। ये मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखे हैं, OR ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग पर, 2 लोन पेयर, तो O क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग को देगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर मूव करना शुरू करेगा, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर बन गया, एट द सेम टाइम ये वाला आगे शिफ्ट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, लोन पेयर बन जाएगा। प्लस चार्ज आ गया एक तो O के ऊपर, एक डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ वाला जो डबल बॉन्ड था ये वाला, ये किस में बदल गया, लोन पेयर यहाँ पे आ गया कार्बन के ऊपर। फर्दर ये लोन पेयर आगे शिफ्ट करेगा, तो ये वाला बॉन्ड पेयर आगे शिफ्ट करेगा, तो ये बॉन्ड पेयर बन गया, ये लोन। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हो तो टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और इसकी प्रैक्टिस आप काफी कर चुके हैं अभी तक, तो ये अभी तक आई थिंक आपको लर्न होने लग गया होगा। अब मैं जो मेन चीज समझा रही हूँ वो समझिए। एक तो इस OR ग्रुप का, एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं इसको हम, इस OR ग्रुप का प्लस आर इफेक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर खुद प्लस चार्ज आ रहा है। सेकेंड, ऑर्थो पोजिशन पे, फिर पैरा पोजिशन पे, एंड फिर ऑर्थो पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। इट मींस जो बेंजीन रिंग की पर्टिकुलर रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर वो होता है तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजिशन पे अटैक करेगा या पैरा पे अटैक करेगा। ओके, मेटा पोजिशन पे तो वो नहीं अटैक करेगा, क्योंकि उसको वहां पे कुछ मिल ही नहीं रहा है नेगेटिव चार्ज, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और क्योंकि नेगेटिव डेंसिटी बेंजीन रिंग पर बढ़ रही है, तो जो अटैक होगा फर्दर इलेक्ट्रोफाइल का, यानी फर्दर जो रिएक्शन हो रही है इलेक्ट्रोफिलिक, उसमें रिंग एक्टिवेट हो जाएगी रिएक्ट करने के लिए, तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ओके, तो फर्स्ट केस इसका है हेलोजिनेशन, तो हमने एनिसोल का एग्जांपल लिया है। तो एनिसोल में अगर मैं ब्रोमीन डालती हूँ, तो मुझे यहाँ पे AlCl3 या FeBr3 की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका काम था ब्रोमीन को लेके जाना। बट यहाँ तो रिंग पहले ही इतनी एक्टिव हो चुकी है कि अगर मैं ब्रोमीन को एथेनोइक एसिड में डिसॉल्व करके भी डाल दूं, तो तब भी रिएक्शन होगी, एंड मुझे मिलेगा ऑर्थोब्रोमो एनिसोल, पैराब्रोमो एनिसोल। एंड पैराब्रोमो एनिसोल इज द मेजर प्रोडक्ट। ये मेन चीज है कि इन द एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर FeBr3 रिएक्शन हो रही है, क्योंकि ये रिंग आपकी एक्टिवेट हो चुकी है पहले ड्यू टू OR ग्रुप। नंबर 2, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो अगर हम इस एनिसोल की रिएक्शन CH3Cl के साथ कराएं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो एक हमें मिलेगा पैरा और एक मिलेगा ऑर्थो कंपाउंड। पैरा पोजीशन पे मिथाइल लगेगा या फिर ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल लगेगा, तो मेजर प्रोडक्ट आपका पैरा वाला होगा। और इसका अगर मैं नाम बताऊं ना तुम्हें, तो एक यहाँ मेथॉक्सी ग्रुप है, और CH3 अगर लगा होता है बेंजीन रिंग से, तो उसको हम टोल्यूइन बोलते हैं, तो दिस इज 4 मेथॉक्सी टोल्यूइन, 2-methoxytoluene. This is the IUPAC nomenclature. And अगर हम एनिसोल की रिएक्शन कराएं CH3COCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये COCH3 या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या पैरा पोजीशन पे जाएगा, और इसका जो नाम होगा, इसको एक बार या मेथॉक्सी रहने दो, दिस इज द साइड चेन, इट इज द मेन। तो ये जो कंपाउंड है एसिटोफिनॉन, तो 4 पोजीशन पे मेथॉक्सी, 4 मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन, मेजर प्रोडक्ट।
Okay, this is Friedel-Crafts alkylation, this is Friedel-Crafts acylation. And last one is nitration. तो जब हम एनिसोल की रिएक्शन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो एक हमें ऑर्थो वाला आइसोमर मिलता है ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और एक मिलता है पैरा नाइट्रो एनिसोल एंड पैरा वन इज मेजर। तो 4 नाइट्रो एनिसोल इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी एंड दिस इज द लास्ट पेज। ये इधर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो देयर आर 3 डिस्टिंक्शन टेस्ट। नंबर 1 ल्यूकास टेस्ट यू हैव ऑलरेडी रेड। Lucas test is used to distinguish between 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohols. 3 degree alcohol का जब हम Lucas reagent के साथ रिएक्शन करवाते हैं concentrate HCl and ZnCl2 तो तुरंत रिएक्शन होती है and turbidity appears immediately. अगर मैं बात करूँ 2 डिग्री अल्कोहल की तो वो Lucas reagent के साथ थोड़ा देर से रिएक्ट करते हैं, जो turbidity appear होती है वो 5 मिनट बाद appear होती है। और 1 डिग्री अल्कोहल Lucas reagent के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट ही नहीं करते हैं, हीटिंग पे रिएक्ट करते हैं। Okay, so turbidity appears on heating. Second test, this is called neutral FeCl3 test for phenol and it is specific for phenol. तो phenol का फॉर्मूला C6H5OH FeCl3 के साथ रिएक्शन हीट कर दिया तो यहाँ पे एक हमें सोल्यूबल कंपाउंड मिलेगा, कॉम्प्लेक्स मिलेगा जो सोल्यूबल होगा पानी के अंदर एंड वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा एंड इसमें एक्चुअली में क्या होगा Fe के साथ 6 आयन लगे होंगे OC6H5। कुछ नहीं, मुश्किल नहीं है, H हटा दो बस फिनॉल से तो O6H5 6 आयंस एंड अगर मैं देखूं तो इस वाले आयन के ऊपर -1 चार्ज है तो टोटल -6 चार्ज एंड Fe पे +3 तो ओवरऑल 3 माइनस चार्ज अपीयर होगा इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो ये लाइन याद करनी है बेसिकली आपको, फिनॉल गिव्स वॉयलेट कॉम्प्लेक्स विद FeCl3। और अगर मैं बात करूं अल्कोहल की तो वो ये टेस्ट नहीं देगा, तो इट इज यूज्ड एज अ डिस्टिंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट, अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा आप यहाँ पर भी देखिए। दिस इज एथेनॉल मॉलिक्यूल CH3 CHOH एंड CH के साथ एक H लगा हुआ है। ओके, तो जिन कंपाउंड्स में CHOH CH3 के साथ जुड़े होते हैं, मतलब ये CH3 में है यहाँ पर, तो ये CH3 अगर CH के साथ लगा है और ऐसे CH के साथ लगा है जो OH से जुड़ा हुआ है, ओके, तो this will undergo oxidation with I2 and NaOH and they will react with I2 and NaOH, ऑक्सीडेशन होगा एंड ये CH3 अलग हो जाएगा, we will get CHI3, ये CH3 किस में बदल गया, CHI3 में बदल गया। साथ में जो कंपाउंड बचा HCOONA, ये बन गया HCOONA, ओके, एंड प्लस साथ में आ जाएगा NaI प्लस वाटर, यानी ये जो आपको CHI3 मिल रहा है दिस इज आयोडोफॉर्म एंड दिस इज येलो कलर्ड PPT। तो एथेनॉल विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, वेयरएज मेथनॉल की अगर मैं बात करूं CH3OH तो वहां पर ये ग्रुपिंग नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ कि CH3 के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए, CHOH, मतलब बीच में कार्बन होना चाहिए OH से पहले। यहाँ पे क्या वो ग्रुपिंग है हमारे पास, CH3 डायरेक्ट OH से जुड़ा हुआ है। ओके, तो इस केस में आयोडीन एंड NaOH के साथ आयोडोफॉर्म नहीं बनेगा, तो नो रिएक्शन। एंड एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, CHOH के साथ अगर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो it will undergo oxidation with I2 and NaOH and this CH3 group converts to iodoform CHI3 and ये आपका बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट HCOONA। It will depend, यहाँ पे एक ही कार्बन है दैट्स वाई यहाँ पे मुझे HCOONA मिला, ये क्योंकि नीचे H लगा हुआ है, बस यहीं से बनाना है आपको HCOONA, ये Na यहाँ से आया प्लस NaI प्लस वाटर एंड दिस इज कॉल्ड आयोडोफॉर्म टेस्ट। और बहुत डिटेल में इसको हम एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छूट गया हमारा इस चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट जो नोट्स में कवर नहीं हुआ है, हाउ एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनॉल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिनॉल, हाउ एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनॉल। तो फिनॉल हम यहाँ पे लेंगे सैलिसिलिक एसिड, एक्चुअली में फिनॉल से प्रिपेयर नहीं होता, ये फिनॉल से हम सैलिसिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सैलिसिलिक एसिड से प्रिपेयर होती है एस्पिरिन मेडिसिन। ओके, तो ये आपका सैलिसिलिक एसिड है OH COOH, इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ H+ की प्रेजेंस में, तो ये एसिटिक जो ग्रुप है, एसिटाइल जो ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप, इट विल सब्स्टिट्यूट हियर, ये OH जो है H हटेगा, उसकी जगह कौन सा ग्रुप आ जाएगा, OCOCH3, मतलब ये आपका O एज इट इज और इस H की जगह क्या आ जाएगा, COCH3। तो दिस इज एसिटाइलेशन, यहाँ पे क्या हो गया है, अल्कोहल का क्या हो गया, एसिटाइलेशन हो गया और हमें मिल गया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड।
तो एक्चुअली में एस्पिरिन जो दवाई बनती है वो किससे बनती है? सैलिसिलिक एसिड से। ओके, और बाय एसिटाइलेशन रिएक्शन we will get aspirin, acetyl salicylic acid, and the side product is CS3COOH. तो this is the side product CS3COOH. and aspirin जो दवाई है ये एनाल्जेसिक भी है, मतलब पेन रिमूव करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब स्वेलिंग को दूर करती है, एंड एंटीपायरेटिक है, मतलब फीवर रिड्यूस करती है। तीन प्रॉपर्टी है एस्पिरिन में, एक एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब स्वेलिंग को कम करती है, एंड एंटीपायरेटिक का मतलब रिड्यूस फीवर, टू रिड्यूस फीवर, ये प्रॉपर्टी भी है। और एस्पिरिन को हम कैसे बनाते हैं? वी विल गेट एस्पिरिन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। और अगर मैं देखूं तो सैलिसिलिक एसिड हमें कहाँ से मिला था? फिनॉल से मिला था। और कौन सी रिएक्शन के थ्रू मिला था सैलिसिलिक एसिड? कॉल बेस रिएक्शन। मतलब फिनॉल से अगर मैं बनाना चाहूँ एस्पिरिन तो पहले फिनॉल का मुझे कॉलवे रिएक्शन करना पड़ेगा सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए, और फिर सैलिसिलिक एसिड का मुझे करना पड़ेगा एसिटाइलेशन। ओके, और यहाँ पे H ग्रुप सब्सटीट्यूट होगा COCH3 ग्रुप से, और हमें मिल जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ओके, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करके इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स करिए, एक्सरसाइज प्लस इन टेक्स्ट, उससे आपका चैप्टर पे आपको कमांड आ जाएगा। और जहां भी कहीं आपको डाउट लगे तो आप वापस वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस चाहिए और रिटन प्रैक्टिस करिए इसकी। ओके, थैंक यू।